और प्रीवियस इसमें हमने देखा था SN2 रिएक्शन इन डिटेल पूरी तरह से स्टडी किया है हमने उसको। ओके, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, बैकसाइड अटैक कैसे होता है, इन्वर्जन क्यों है, ये सब चीजें हमने उसमें देखी है। ओके, अब जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है SN1 रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ओके, इसे यूनिमोलिकुलर भी कहा जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो इसमें जो बेसिकली है रिएक्शन किसकी किसके बीच में, तो इसमें जो रिएक्शन थी SN2 में, उसमें रिएक्शन थी मिथाइल क्लोराइड की। ओके, तो इसमें जो रिएक्शन है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। SN2 में जो था कि बल्कि ग्रुप बिल्कुल भी नहीं थे उसमें। ओके, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे और उसी को क्लोराइड अटैच था। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक मिथाइल ग्रुप से। ईच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद वन मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइड आयन, उसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन ही अटैक कर। तो देखते, फर्स्ट ऑर्डर nucleophilic substitution reaction, that is SN1 reaction. Okay, tertiary alkyl halides are essentially inert to substitution by SN2। जैसे कि हमने देखा है, जिस तरह से हमने प्रीवियस SN2 रिएक्शन के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा होती है मिथाइल ग्रुप की, यानी प्राइमरी ग्रुप की। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप रिएक्शन बताते नहीं है SN2। तो उसी हिसाब से अगर टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स को अगर रिएक्शन के लिए प्रोसीड करना है तो हमें कुछ और मैकेनिज्म की तलाश करनी होगी। तो उसमें जो है हमें SN1 रिएक्शंस मिलेंगे। तो इसमें देखिए क्यों नहीं हो पाती है SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप्स होते हैं टर्शरी में। दैट्स वाई उसको अटैक के लिए स्पेस ही नहीं मिलता, जिस वजह से टर्शरी ब्यूटिल या टर्शरी आयंस पे अटैक नहीं होता हो पाता है टर्शरी अल्किल हैलाइड्स पे। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा टर्शरी अल्किल हैलाइड्स टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्वाइट रैपिडली। अगर हम चेक करेंगे SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में, तो टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स आल्सो अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फास्ट होते हैं। जितना SN2 में रिएक्शंस प्राइमरी वगैरह होता है उससे भी ये फास्ट होते हैं। फिर तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल होती कैसे है, तो क्योंकि इसमें SN1 रिएक्शन काम करता है। ओके, इस वजह से ये फास्ट होती है। जैसे SN2 के लिए प्रीफरेबली हमारे पास जो है प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स काम करते फास्ट, उसी तरह से SN1 में टर्शियरी अल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करते। ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज यूनिमोलिकुलर भी से कहा जाता है। SN1 reaction will be the first order kinetic, that is the rate of reaction is directly proportional to one of the reactant, और वो reactant है alkyl halide। ओके, प्रीवियस जो SN2 था उसमें दोनों रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करता था SN2 रिएक्शन में, बट SN1 में सिर्फ एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करेगा। The rate depends upon the concentration of only one reactant, the alkyl halide, not the nucleophile. Okay, the rate depends upon the concentration of only one reactant, the alkyl halide. Okay, the order of reactivity of a substrate for SN1 reaction is the reverse of SN2। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसी SN2 में, उसकी अपोजिट ऑर्डर जो है SN1 में है। देखिए, टर्शरी जो है अल्किल ब्रोमाइड से अल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्शन बताते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद विनाइल, उसके बाद फिनाइल और उसके बाद मिथाइल। वो वहां पर क्या था उल्टा, मिथाइल सबसे ज्यादा, फिर फिनाइल, विनाइल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और एट द लास्ट टर्शरी, ये सब थे। okay? अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें।
द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन ऑकर्स इन अ टू स्टेप, तबकि हमारी SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, प्रोसीड्स बाय ट्रांजिशन स्टेप. Reaction steps: the slower rate limiting dissociation of alkyl halide forming a carbocation intermediate. पहली स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है अंदर कार्बोकैटायन. इसमें से ब्रोमीन निकल जाएगा क्योंकि ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जाएंगे लिविंग द कार्बोकैटायन. ओके, उसके बाद कार्बोकैटायन बन गया. इफ पॉसिबल इसमें रीअरेंजमेंट होता है, अगर नहीं है रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो इट कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द डायरेक्ट अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. डायरेक्टली न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है. ओके, सो इट विल गेट डायरेक्टली द योर टर्शरी अल्किल हैलाइड्स. अब यहाँ पर आयोडीन एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया क्योंकि एज कम्पेयर टू ब्रोमीन ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे ब्रोमीन is the leaving group, attacking group is the iodine, so it will form the tertiary butyl iodide. Okay, note that nucleophile is not involved in the slower rate limiting step. जब कार्बोकैटायन बनता है तो वो है स्लोअर रेट लिमिटिंग स्टेप, यानी इसमें एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया तो उसके बाद रिवर्स नहीं होता है, इसलिए देन अटैक इज पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट, rate of SN1 reaction. The rate of SN1 reaction depends upon three factors: the nature of the substrate, that is the alkyl halides, the ability of the leaving group to leave, same जैसा SN2 में था, the nature of the solvent. The rate is independent of the power of nucleophile, जो कि SN2 में था, यहाँ पर ये applicable नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंडेंट ही नहीं है रिएक्शन, इसलिए उसका पावर कितना ज्यादा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, तो सबसे पहले कंसीडर द नेचर ऑफ अ सबस्ट्रेट. कंसीडर द नेचर ऑफ अ सबस्ट्रेट. हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किल हैलाइड दैट इज सबस्ट्रेट्स फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. जैसे कि हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द बल्की ग्रुप्स अटैच्ड टू द कैटायनिक कार्बन. जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको जितना बल्कि ग्रुप अटैच रहेंगे, जितने बल्कि ग्रुप ज्यादा अटैच रहेंगे उतना वो स्टेबल रहेगा. ओके, अब यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन से सिर्फ ये है बल्कि ग्रुप अटैच, इसके ऊपर CH3 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 दैट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. यह है सेकेंडरी, यह है प्राइमरी और यह है मिथाइल. तो इसमें सबसे कम स्टेबल है मिथाइल वाला कार्बोकैटायन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है या स्टेबल है C+ जो कि टर्शरी में. देखिए CH3 थ्राइस C+, ये सब में ज्यादा स्टेबल. स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी. अल्किल ग्रुप्स आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स. अल्किल ग्रुप्स वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है. The stability of carbocations by donating electron density by induction through sigma bonds. Inductive effect. Alkyl groups donate electron density through sigma bonds to electron deficient atoms. This stabilize the carbocation. इसके थ्रू यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो ये 3 वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स यहाँ पर होते हैं इसको अटैच, और ये थोड़े थोड़े इधर इनको यानी सेंट्रल जो कार्बोकैटायन है उसको ये इंडक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव नेचर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, यानी वो रिएक्टिव नहीं रहता क्योंकि उसको कहीं से ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है. इट इज नॉट अ कम्प्लीटली स्टेबल बट एज कम्पेयर टू अदर सेकेंडरी और प्राइमरी से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर की जाएगी थ्रू इंडक्शन. They stabilize carbocations by hyperconjugation by partial overlap the alkyl carbon to hydrogen bonds with empty p orbital of the carbocation. अब देखिए इसमें एक p orbital empty रहेगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं. ओके, ये empty p orbital क्या करेगा, ओवरलैप करेगा हाइपर कंजुगेशन यानी एक साइड से किसके साथ, हाइड्रोजन्स के साथ जो बॉन्ड है, तो ये ओवरलैपिंग,
इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत शेयर किया जाता है पावर, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव नेचर कम हो जाता है। CsP3Hs सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, यानी जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है वो ओवरलैप होता है sp2 और sp3 के। ओके, नेक्स्ट, stability of carbocations. Okay, allylic and benzyl halides also react quickly by SN1 reaction because their carbocations are unusually stable due to their carbocations are usually stable due to their resonance. अब देखिए बेंजिल हैलाइड्स में या एलिलिक में पाई बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग। ओके, रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपका चार्ज स्टेबलाइज होता है। ओके, तो देखिए यहाँ CH2 CH CH2 प्लस, अब यहाँ क्या है, ये आपका कार्बोकैटायन, तो ये लोन फिर इधर आ जाएगी, दूसरा कार्बोकैटायन बनेगा। एंड दिस रिक्वायर्स द टाइम फॉर शिफ्टिंग ऑफ अ कार्बोकैटायन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इसमें क्या होता है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन का, ये शिफ्ट होता है दूसरे कार्बन पर। अभी एक टर्मिनल पर है, दूसरे टर्मिनल पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ये मोर स्टेबल है कार्बोकैटायन। ओके, इसमें भी उसी तरह से आएगा। तो सिमिलरली जब आप बेंजीलिक में देखोगे जिसमें कि एरोमेटिक रिंग है, उसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जिसके अंदर है इसकी वजह से ये शिफ्टिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर घूमेगा, फिर इधर, इस तरह से घूमते हुए एट द एंड यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये मूव करेगा। यू कैन नॉट से कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइमिंग पे ये इस कार्बन पर रहेगा, इस कार्बन पर रहेगा या इस कार्बन, वी कैन नॉट से। ओके, हम फिक्स नहीं बोल सकते कि वही 10:15 पर ये चार्ज इस जगह पर है, नहीं, दी चार्ज इज कंटिन्यूसली डिलोकलाइजिंग, यानी कंटिन्यूसली वो लोकेशन चेंज कर रहा है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस वजह से। ओके, प्राइमरी बेंजिलिक एसिड, फिर सेकेंडरी बेंजिलिक एसिड। ओके, ये भी उसी तरह से होता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल कार्बोकैटायंस। ओके, अब देखिए, ये टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बेंजिलिक कैटायंस। ओके, इंक्रीजिंग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखिए टर्शरी बेंजिलिक यानी जो है ज्यादा रहेंगे, उसके बाद सेकेंडरी एलिलिक, सेकेंडरी बेंजिलिक, प्राइमरी एलिलिक, प्राइमरी बेंजिलिक। ओके, इंक्रीजिंग द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा रहे। उसके बाद आएगा प्राइमरी, उसके बाद विनिलिक, उसके बाद फिनिलिक और उसके बाद मिथाइल एट द लास्ट। Note that primary allylic and primary benzylic carbons are about as stable as a secondary carbon. Note that। अब देखिए, ओके, ये बीच में जो है हमने टर्शरी बताया, सबसे ज्यादा कौन सा है फिर, एलिलिक, टर्शरी एलिलिक और टर्शरी बेंजिलिक है, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन इसी में दिखेगी। उसके बाद दिखेगी सेकेंडरी, टर्शरी अपना एलिफेटिक चेन वाला और सेकेंडरी बेंजिलिक, उसके बाद प्राइमरी बेंजिलिक और प्राइमरी एलिलिक, बट सेकेंडरी आपका एलिफेटिक वाला, उसके बाद प्राइमरी एलिफेटिक, फिर विनिलिक, फिर फिनिलिक, फिर मिथाइल। ये सब रिएक्शंस के सॉरी स्टेबिलिटी है, और रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन से द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा काम या सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन आपको टर्शरी में एलिफेटिक में दिखेगी या फिर एलिलिक में। ओके, effect of nucleophile on a rate of SN1 reaction। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रेट ऑफ SN1, उतना कुछ इसका पावर हमें काम नहीं। कंसिडर द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिकॉल अगेन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन द SN1 रिएक्शन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है नेचर का। ओके, so reaction, because the slowest or rate determining step is formation of carbocation, dissociation of living group already done हो चुका है, living group यहाँ से निकल चुका है already, forming the carbocation। all carbocations are very good electrophile, electron acceptor, all carbocations are very good electrophiles। okay, because क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वी विल गेट द उसको इलेक्ट्रॉन लविंग रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। and even weak nucleophiles like H2 and methanol will react quickly with them,
प्रीवियस इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए था एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप। ओके, SN2 रिएक्शन में क्या था, ऐसा हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए था कि जो लिविंग ग्रुप से ज्यादा बेसिक हो या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और ज्यादा स्टेबल हो ताकि वो उस पर रिएक्ट कर सके। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सादा न्यूक्लियोफाइल लाइक H2O एंड मिथेनॉल विल रिएक्ट क्विकली इजीली, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो चुका है, उसमें फॉर्म नहीं हो रहा था, उसमें दोनों ट्रांजिशन स्टेट में थे, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों एक ही स्टेप पर थे, इसमें अलग अलग स्टेप्स। दैट्स the two SN1 reactions will proceed at essentially the same rate since the only difference is the nucleus. Okay, the two SN1 reaction will proceed at essentially the same rate since the only difference is nucleus. देखिए अब यहाँ टर्शरी है, उसके बाद ये पोटेशियम आयोडाइड हम एज ए न्यूक्लियोफाइल एजेंट ले रहे हैं, तो ये फॉर्म, ओके, सेम रेट पर ये काम कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है यानी पावर चेंज है, फिर भी ये सेम रेट पर काम कर रहे हैं। ओके, अगर दोनों रिएक्शन देखें तो दोनों में न्यूक्लियोफाइल डिफरेंस है, सबस्ट्रेट सेम है, सिर्फ हमने न्यूक्लियोफाइल चेंज किया, फिर भी दोनों सेम रेट बता रहे हैं। ओके, that's why we can say that doesn't depend on the power of the nucleophile. Effect of nature of the living group on a rate of SN1 reaction. तो नेचर का जो लिविंग ग्रुप जो छोड़ के जाने वाला है आपका कंपाउंड या सबस्टेट को, उसका नेचर क्या इफेक्ट करेगा रेट पर रिएक्शन के। द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हैज द सेम इफेक्ट ऑन द बोथ SN1 एंड SN2, दोनों पर एक सरी का काम करता है। द बेटर द लिविंग ग्रुप द फास्टर द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। उसमें क्या होता था, जितना जल्दी लीव करेगा उतना जल्दी आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, बट इसमें जितना जल्दी लीव करेगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उतना जल्दी वो स्टेबलाइज होगा, तो सेकंड रिएक्शन के लिए ये प्रोसीड होगा, कैन फॉर्म एंड हेंस द फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो जितना जल्दी आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उतना जल्दी ही वो रिएक्शन कंप्लीट करता है। ओके, द लिविंग ग्रुप इज यूजुअली हैज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज ही लिखकर जाए। द ग्रुप विच बेस्ट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जो ज्यादा है नेगेटिव चार्ज होने का तो वापस रिएक्ट नहीं होना चाहिए सबसेट के साथ, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल चाहिए। weakest bases are stable as anions and are the best living groups। ये है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, OH, RO, NH2। इंक्रीजिंग लिविंग एबिलिटी, ये सबसे ज्यादा आयोडीन लिव करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर अल्कोक्साइड ग्रुप, फिर अमाइन ग्रुप्स। ओके, iodine is a good living group because iodine is a non-basic. The hydroxyl group is a poor living group because hydroxyl is a strong base, वो weak base होना चाहिए। Next, effect of the solvent on a rate of SN1 reaction. नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए SN1 रिएक्शन के लिए। द सॉल्वेंट अफेक्ट्स द रेट ओनली इफ इन्फ्लुएंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कार्बोकैटायन। सॉल्वेंट अगर इस तरह का है कि वो आपके कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, ओके, स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ही काम में आएगा, अदरवाइज नथिंग विल अफेक्ट। यानी सॉल्वेंट कब काम करेगा, अगर वो स्टेबलाइज कर रहा है तो वो ज्यादा जल्दी एक्शन बता सकते हैं, फास्ट रिएक्शन हो सकती है। The nucleophile is not only in the rate determining step, so solvent effect on the nucleophile do not affect the rate of SN1 reaction। सॉल्वेंट उतना अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अफेक्ट कब करेगा, अगर वो स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बोकैटायन को, तो ही वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कम या ज्यादा कर पाए। Polar solvents, both protic and aprotic, will solvate and stabilize the charged transition state, that is the carbocation intermediate, lowering the activation energy and accelerating the SN1। तो पोलार सॉल्वेंट जो है प्रोटिक या अप्रोटिक दोनों भी आपके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है SN1 का, कि उतना जल्दी वो न्यूक्लियोफिल के साथ अटैक हो। Non-polar solvents do not lower the activation energy and thus make SN1 reaction relatively slow।
अब नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है वो आपके कार्बोकैटायन पे कोई भी एक्शन नहीं बताते, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होती। हेंस SN1 रिएक्शन जो है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम बताती है, रेट कम होता है। रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 रिएक्शन ड्यू टू सॉल्वेंट इफेक्ट्स इस तरह से है। देखिए वाटर सब में ज्यादा, उसके बाद 20% इथेनॉल 40,000, 40% इथेनॉल 100, फिर उसके बाद ये इथेनॉल। इस तरह से रिएक्शन रेट इंक्रीजेस विद पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितनी ज्यादा पोलैरिटी रहेगी उतना जल्दी फास्ट होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। okay, solvent polarity is usually expressed by dielectric constant, which is a measure the ability of solvent to act as an electronic insulator. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर से हम उसकी पोलैरिटी का पता कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बोल के भी काम करता है। पोलर solvents are good electric insulators because their dipoles surround the associate with the charge. Dielectric constant of some common solvents are given as following table. जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतना ज्यादा वो पोलर रहेगा और उतना ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा SN1 की। तो सब में ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है वाटर का, उससे कम फिर फॉर्मिक एसिड का 58, 33 है मिथेनॉल का, वो मिथेनॉल का 24, तो सबसे कम है हेक्सेन का जो कि 1.9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इधर से जैसे जैसे हम डाउन साइड जाएंगे इस टेबल में तो उतना हाइयर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, और अपर साइड यानी स्टार्टिंग ऑफ द टेबल इज विथ लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमें सब में ज्यादा वाटर में दिखेगा। HMP एंड DMS, तो ये दोनों रिएक्शंस सॉल्वेंट्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट अब देखिए HMPA का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 30 है, DMS को 48 है, बट वाटर का 80। ओके, इसके स्ट्रक्चर्स इस तरह से HMPA, और ये है आपका DMS डायमिथाइल सल्फोक्साइड, और HMPA का हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड। ओके, हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड, ये सब एन है। नेक्स्ट, डायमिथाइल फ्लोराइड, reactivity of alkyl halides towards the substitution and elimination. Reactivity, okay, देखिए प्राइमरी हैलाइड डज नॉट ऑकर इन SN1 रिएक्शन, ये सिंपली आपका कंपैरेटिव स्टडी है। ओके, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों हम स्टडी करेंगे।